Good morning. I'm Dr. Hema Vasin, Associate Professor, Department of Zoology, BVD Government College, Jamalpura. I'm taking the class of BSc Part 3rd Zoology, Paper 2nd. और आज का टॉपिक है बायोटिक फैक्टर्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। उसको एक जल्दी से रिवाइज करते हैं। द इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, यानी कि दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स, जिनको जैविक कारक कहते हैं और अजैविक कारक कहते हैं। जैविक कारक वो जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया। ऐसे ही नॉन लिविंग के एग्जांपल्स हैं पानी, सनलाइट, सॉइल, एयर, टेम्परेचर। ये सब हम कर चुके हैं। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बायोटिक फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में देखें तो बायोटिक फैक्टर डील्स विद द इंटरेक्शन अमंग वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो बायोटिक फैक्टर डील करता है। दूसरा, नेचुरल कंडीशंस में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक साथ रहते हैं, और जब एक साथ रहते हैं तो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे की लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि जितने ऑर्गेनिजम्स उस नेचुरल कंडीशन में रह रहे हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, चाहे वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो या इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम इनको जनरल इंटरेक्शन को देखें तो इसका मतलब हुआ कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो फ्री नहीं है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन। मतलब दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन, इंटर स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो एक ही स्पीशीज के बीच में हो रहा हो, और दूसरा वो जो अलग अलग स्पीशीज के बीच में हो रहा हो। इसलिए इसको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा मीन्स अमंग द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के बीच में जब मेंबर्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप हो तो उसको बोलते हैं हम इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप। और अगर डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के बीच जब इंटरैक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। अब इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप में जब इंटरेक्शन विद इन द सेम स्पीशीज हो रहा है तो दो प्रकार से इंटरेक्शन हो सकता है। एक तो कॉम्पिटिटिव हो सकता है, एक कोऑपरेटिव हो सकता है। कोऑपरेटिव जब एक दूसरे को मदद कर रहे होंगे, जैसे ग्रेगेरियस एसोसिएशन है, फैमिली एसोसिएशन है, कॉलोनियल सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं, कॉलोनियल फॉर्म्स हैं। और दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव, जब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा होगी तो वो कहलाएगा कॉम्पिटिटिव इंट्रा स्पेसिफिक इंटर रिलेशन या इंटरेक्शन। अभी इसको हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप, जब हम डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन की बात करते हैं तो ये इस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे: कमेंसलियस, कंपटीशन, प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म और पैरासिटिज्म। अब चलिए पढ़ते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। नाउ इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन में इंडिविजुअल में बहुत सारे, एक ही स्पीशीज के अंदर भी हमने देखा बहुत सारे ओल्ड और यंग मेल और फीमेल्स पाए जाएंगे। और इन सेम स्पीशीज के अंदर दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होंगे। एक होगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होगा टेरेस्ट्रियल सेग्रीगेशन, जहाँ पे वो एक साथ इकट्ठे रह रहे होंगे। अब ये जो एसोसिएशन है, ये जो साथ रहने के लिए टाइप्स ऑफ एसोसिएशन है, ये जनरल वे में हम 5 तरह से डिवाइड करके देख सकते हैं। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि वो क्रॉल कर सकते हैं, रेंग सकते हैं, तैर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। जैसे हम सब वर्टिब्रेट्स को देख लें, आर्थ्रोपोड्स को देख लें, कुछ परमानेंटली मूव करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं ससाइल। ससाइल का मतलब होता है जो वो जो किसी एक सबस्ट्रेटम से परमानेंटली अटैच रहते हैं, एक ही जगह पे अटैच्ड पाए जाते हैं। तीसरे होते हैं सिडेंट्री।
जो अपने जीवन का अमूमन टाइम एक ही जगह पे लगे हुए रहते हैं या एक ही जगह पे रहते हैं, दे रिमेन एट वन प्लेस फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स। फिर आते हैं चौथे नंबर पे प्लैंक्टोनिक, जो पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं और वो जो करंट और विंड की डायरेक्शन के साथ या करंट और विंड के एक्शन के साथ आगे की ओर मूव कर जाते हैं। और लास्ट है मोटाइल। मोटाइल वो जो कंपैरेटिवली रिलेटिवली ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, वो कहलाते हैं मोटाइल। इनकी भी अगर हम लोकोमोटरी एबिलिटी देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं। इनमें गमन की सक्षमता देखें तो हम दो प्रकार के देखते हैं, सॉलिटरी या ग्रेगेरियस। सॉलिटरी वो होते हैं जो अकेले रहते हैं या दे लिव अलोन, एंड ग्रेगेरियस आर दोज हु लिव टुगेदर इन वेरियस ग्रुप्स, यानी कि सब एक अलग अलग ग्रुप में पर इकट्ठे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं gregarious. So types of association में फ्री लिविंग, सेसाइल, सेडेंट्री। फ्री लिविंग बिल्कुल फ्री रहते हैं, सेसाइल किसी एक सबस्ट्रेटम पे परमानेंटली अटैच रहते हैं, सेडेंट्री जो अपनी अमूमन जिंदगी एक ही जगह पे रहते हैं, प्लैंक्टोनिक जो पानी पे तैरते हुए दिखाई देते हैं, मोटाइल जो मूव करते हैं और कंपैरेटिवली तेजी से मूव करते हैं, ये कहलाते हैं। अब हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन को अगर डिवाइड करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होता है कोऑपरेटिव और एक होता है नॉन कोऑपरेटिव, जैसे कि अभी हमने पहले भी पढ़ा था, पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा था। कोऑपरेटिव में अभी हम यहाँ पढ़ेंगे कॉलोनाइजेशन, सोसाइटी फॉर्मेशन, एग्रीगेशन, पेरेंटल केयर। और नॉन कोऑपरेटिव मीन्स जब हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हुए इंटर स्पेसिफिक इंटर रिलेशन होगा या इंटरेक्शन होगा, जहाँ पे ये साथ तो रह रहे हैं परंतु नॉन कोऑपरेटिव हैं। वो किस, उसको हम दो में डिवाइड करेंगे, एक है फूड कंपटीशन और दूसरा है डेफिनेट हॉस्टिलिटी। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कोऑपरेटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा कि ये चार भागों में डिवाइडेड होता है, कॉलोनाइजेशन, एग्रीगेशन, सोसाइटी फॉर्मेशन और पेरेंटल केयर। Now these colonies are formed by individual and must have had some survival value, जिसकी वजह से वो एक साथ रहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे स्पॉन्जेस को देख लें, ये सब एक साथ झुंड बना के रहते हैं या कॉलोनी बना के रहते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनाइजेशन। और इस कॉलोनाइजेशन का आउटकम यही है कि इनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखा जा सकता है, जैसे हमने वॉलवॉक्स में पढ़ा है पहले। दूसरा है एग्रीगेशन। It is applied usually to a group of animals which came together for some external reasons. यानी कि ये उन ग्रुप ऑफ एनिमल्स के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है जो किसी बाह्य कारण की वजह से एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है कि वो एग्रीगेट होके रहते हैं या इकट्ठे होके रहते हैं, जैसे सेफ्टी के लिए या गर्मी के लिए, हीट और थर्मल कंजर्वेशन, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स और ह्यूमंस एक साथ रहते हैं। फैमिली आर्मर के लिए, मतलब अपने फैमिली को बचाने के लिए कवच की तरह काम करते हैं। और चौथा है अटैकिंग या ऑफेंसिव टेंडेंसी। सेफ्टी समझ में आया कि हमें अपनी सुरक्षा करनी है, इसलिए हम एक साथ रहेंगे, अकेले रहेंगे तो सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, तो वो एग्रीगेट करके रहते हैं, एग्रीगेट होके रहते हैं सेफ्टी के लिए। दूसरा, अगर ठंडी जगह पे हैं तो हीट और थर्मल कंजर्वेशन के लिए वो इंसेक्ट्स या बर्ड्स एक साथ इकट्ठे रहते हैं। तीसरा हमने कहा फैमिली आर्मर। फैमिली आर्मर से मतलब है कि जब ये देखें, इसका एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे बाइसन। बाइसन एक भैंसा होता है और इसको अगर हम देखें तो ये इस तरह से दिखाई देते हैं। जब ये किसी भी फॉक्स को सामने से आते हुए देखते हैं तो ये सारे के सारे एक सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं और इनका सर्कल इस तरह से होता है कि इनका मुंह सबका बाहर की तरफ होता है। तो इतने सारे गोला बना के जब खड़े हो जाते हैं तो अंदर जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और ऐसे इकट्ठे होने से इनके ऊपर कोई अटैक नहीं करता, तो ये अपने फैमिली का आर्मर बन जाते हैं। फिर आता है अटैकिंग या ऑफेंसिव टेंडेंसी। अटैकिंग ऑफेंसिव टेंडेंसी जैसे हमने अभी लोकस्ट के बारे में सुना, टिड्डियां जो आई थी, ये क्योंकि एक अकेली किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो ये एक साथ इकट्ठी रहती हैं जिससे कि वो पूरी की पूरी एक साथ मूव करती हैं। और इसी वजह से हमने देखा कि ये लोकस्ट, ये टिड्डियां अभी जब यहाँ पे एंटर हुई इंडिया में
तो इन्होंने सारी की सारी फसलों को नुकसान पहुंचा दिया, बिकॉज ये सब एक साथ थी, अटैकिंग मोड में थी। अब आता है थर्ड पार्ट, सोसाइटी फॉर्मेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस इज ऑफन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ कॉलोनी। जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो कोई भी कॉलोनी अगर बना के रह रहा है, जैसे हमने कॉलोनाइजेशन में लिखा, तो वो कॉलोनीज जब बहुत सारी कॉलोनीज इकट्ठी बन के मिलके एक साथ रह रही हैं तो हम उसको कहते हैं वो सोसाइटी बन गई। ऐसे ही आइसेनबर्ग ने 1965 में कुछ एट्रीब्यूट्स दिए और उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज सोसाइटी हैव फॉलोइंग डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स। इनमें ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइवल ऑफ कॉलोनी को हम डिफाइन कर सकते हैं, और ये ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी कहलाती है, जिसमें अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन हो, अ डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन हो। अपनी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए हर एक का काम निर्धारित होगा कि वो ये काम करेगा और वो दूसरा ये काम करेगा। जैसे कि हम हनी बी के एग्जाम्पल में देखते हैं, हनी बी एपिस मेलिफेरा में 3 तरह के हमको स्पीशीज हनी बीज देखने को मिलती हैं, जिसमें एक होता है वर्कर, एक होती है क्वीन और ड्रोन। 3 तरह के मिलते हैं और तीनों का काम अलग अलग होता है। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर कर लिया अपनी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए। फिर उसके बाद आता है कोहेजन। कोहेजन इज अ टेंडेंसी फॉर मेंबर्स टू रिमेन टुगेदर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर। मतलब वो एक दूसरे से जुड़ के एक साथ रहते हैं, वो कहलाता है कोहेजन। Now, a permanence of individual composition, there is a little migration from the group. कभी कभी कुछ कुछ माइग्रेट भी कर जाते हैं और कभी कभी वो इमिग्रेट भी करते हैं। ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइज सोसाइटी होते हैं वो इमिग्रेशन के लिए रेजिस्ट करते हैं कि उनमें इमिग्रेशन नहीं हो, क्योंकि उनकी जो सोसाइटी बनी हुई है वो सोसाइटी वैसी ही रहे। इसलिए सोसाइटी डिपेंड करती है बिहेवियर पे और बिहेवियर डिपेंड करता है हेरिडिटी पे। तो पेरेंटल केयर अगर हम देखें, दिस इज ऑल अबाउट सोसाइटी फॉर्मेशन। नाउ कम्स पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर ज़्यादातर हमें बर्ड्स में और मैमल्स में दिखाई देती हैं। ये देखिए, जैसे ये एग्जांपल है, ये पेरेंट्स हैं, ये छोटे अपने बच्चों के लिए चिड़िया बाहर से कुछ कुछ लेके आती है और उनके मुंह में डालती है जब तक वो छोटे होते हैं या बड़े नहीं हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, हम मैमल्स में देखते हैं, ह्यूमन बींग्स में देखते हैं हम अपने बच्चों के लिए किस तरह से केयर करते हैं, और कंपैरेटिवली और एनिमल्स के कंपैरेटिवली अधिक ऑब्जर्व करी जाती है पेरेंटल केयर बर्ड्स और मैमल्स में। नाउ दिस इज अबाउट कोऑपरेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, जिसमें कॉलोनी बनी, एग्रीगेट हुए, सोसाइटी बनी और पेरेंटल केयर देखा गया। नाउ कम्स नॉन कोऑपरेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब जो नॉन कोऑपरेटिव है उससे समझ में आता है कि उनके बीच में कहीं ना कहीं स्पर्धा होगी, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। तो ये जो स्पर्धा है ये 2 प्रकार से देखी जाएगी, एक है फूड कंपटीशन और दूसरी है डेफिनेट हॉस्टिलिटी, यानी कि सीमित शत्रुता। फूड कंपटीशन ज़्यादातर कार्निवोर्स में पाया जाता है, हर्बीवोर्स में नहीं पाया जाता है। और कार्निवोर्स में भी इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये जोग्राफिकली देखें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं, क्योंकि ये बहुत जगह पाए जाते हैं। ऐसे ही लायन और पैंथर्स में अगर हम देखें तो वो हमेशा या तो अकेले दिखाई देते हैं या अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उनमें फूड कंपटीशन ज़्यादा होता है, और लायन और पैंथर्स को हम कार्निवोर्स में रखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फूड कंपटीशन, जो कि कार्निवोर्स में हर्बीवोर्स के कंपैरेटिवली अधिक पाया जाता है। दूसरा प्रकार है सीमित शत्रुता का, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट हॉस्टिलिटी, जो कि अपनी ही स्पीशीज के साथ होता है और वो अपनी खुद की स्पीशीज के मेंबर्स के साथ ही होगा। और वो किस कारण होगा, या तो भोजन के लिए होगा, या हैबिटेट के लिए होगा, या मेल और फीमेल कंपेनियन के लिए होगा। तो मेल जो होगा फीमेल कंपेनियन की तरफ, और फीमेल जो होगी मेल कंपेनियन की तरफ शत्रु की अग्रसित होगी। तो इसलिए इसमें क्या होगा, ये शत्रुता दूसरे से उत्पन्न हो जाएगी। अब जब इन मेंबर्स के बीच में, अपनी ही स्पीशीज के इन मेंबर्स के बीच में फूड हैबिट और कंपेनियन के लिए प्रतिस्पर्धा होती है,
ये जो प्रतिस्पर्धा है ये अधिकतर बर्ड्स और मैमल्स में ज्यादा देखी जाती है। इसमें क्या है, जब एग्जाम्पल लें हम हनी बी का, भी हमने पहले भी देखा, हनी बी में अगर कोई वर्कर हनी बी दूसरे छत्ते में चली जाती है, से सपोज इट goes to the another beehive, when it goes to another beehive, the other bees which are present over there, they'll attack on it and kill the worker bee। मतलब कोई भी वर्कर हनी बी इस बी हाइव से, इस छत्ते से दूसरे बी हाइव में कैसे जा सकती है। अगर वो वहां चली जाती है तो जितने और वहां पे मधुमक्खियां होती हैं वो उस पर हमला कर देती हैं और उसको मार देती हैं। तो इस तरह से बिहेवियर ये ज्यादातर बर्ड्स और मैमल्स में देखने को अधिक मिलता है। और कई बार तो ऐसे भी होता है, कुछ अपने बच्चों को ही खा जाते हैं भोजन के लिए। चूहों को ही देख ले, हम चूहे पैदा करते हैं, जैसे 8-9 बच्चे उनके हुए, और जब उनको भूख लगती है, फूड के लिए उनको आवश्यकता होती है, तो वो अपने ही बच्चों को खा जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन कोऑपरेटिव इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शन, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फूड कंपटीशन और डेफिनेट हॉस्टिलिटी। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लें कि हमने इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शन को 2 में डिवाइड किया, कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव को फिर हमने 4 में डिवाइड किया, कॉलोनाइजेशन, सोसाइटी फॉर्मेशन, एग्रीगेशन और पेरेंटल केयर। और नॉन कोऑपरेटिव को 2 में डिवाइड करके देखेंगे, फूड कंपटीशन और डेफिनेट हॉस्टिलिटी।